ये जो तंदूर कुकिंग है वो भी रोस्टिंग में ही आता है। तो रोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग व्हिच एम्प्लॉयज ड्राई हीट इन ऑर्डर टू कुक द रॉ फूड। मतलब ये तंदूर में तंदूर कैसे काम कर सकता है, कोई मुझे शेयर कर सकता है मेरे साथ? मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग में से मैं जानना चाहता हूँ तंदूर कैसे काम करता है, कुकिंग कैसे होता है तंदूर में। माइक आप heat gets transferred to the food. Okay. Yeah, but how? With the medium. That is heated. Yeah, but which medium? Whatever is used for heating. Okay. Okay. Yeah, madam. ऐसे माइक रहेगा तो अच्छा रहता है, मतलब सब लोग सुन सकते हैं। नहीं, कुकिंग के लिए जो भी इंग्रेडिएंट है उसके अंदर डालते हैं, चारों तरफ से उसमें मॉइस्चराइजर रखा होता है हीट के कारण। बेसिक जो तंदूर फंडा है, जो तंदूर में कुकिंग करते हैं ना, वो चारकोल के ऊपर है। आप वो रोटी कहते हैं ना, तंदूरी रोटी या जो भी पनीर टिक्का है, तो उसमें एक अलग आपको टेस्ट मिलता है, जो जला हुआ थोड़ा, लेकिन वो जला हुआ रहता है लेकिन वो टेस्टी लगता है आपको। बराबर, आप कभी कंप्लेंट नहीं करते कि जला हुआ क्यों, क्योंकि वो टेस्टी है। तो तंदूर वो जो जला हुआ रहता है ना, वो चारकोल की वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से वो कुक होते हैं, उसकी वजह से वो टेस्ट आता है। तो तंदूर का जो कुकिंग है वो उस चारकोल की वजह से है। और हम लोग जो कॉन्टिनेंटल फूड स्टफ है जो इंडिया के बाहर बनता है, उसमें हम लोग कुकिंग के लिए हम लोग अवन का यूज करते हैं। ये अवन ये जो हम लोग अपने इलेक्ट्रिक अवन नहीं रहते, ये जो गैस के नीचे अवन रहते हैं ना, काफ़ी मतलब पुराने ज़माने में वैसे ओवन रहते थे जो गैस के नीचे रहते थे, गैस पे चलते थे। तो रोस्टिंग हमेशा उस पे रहते थे। और आप बता रहे थे ना ग्रिलिंग का, तो ग्रिलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोस्टिंग, लाइक इट इज़ अ टाइप ऑफ रोस्टिंग, जिसमें हम लोग जैसे ग्रिल सैंडविच बनाते हैं ना, दैट इज़ अ टाइप ऑफ रोस्टिंग ओनली, जो हम लोग ग्रिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब भी हमने मेथड ऑफ कुकिंग चालू किया था कि चलो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोस्टिंग और बेकिंग में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन सा मेथड रहेगा? कोई आंसर करेगा? रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग और बेकिंग। ओके, क्यों रोस्टिंग, क्यों बेकिंग, क्यों नहीं? ऑयल ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, रोस्टिंग में एक्चुअली कैसे रहता है, रोस्टिंग में हमको थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना पड़ता है। हाँ, ज़्यादा नहीं, कम। और बेकिंग में थोड़ा ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है, क्योंकि फैट इज़ वन ऑफ द मीडियम विच एनहांसेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ बेकिंग। तो बेकरी का जो कोई भी आइटम लो, बहुत कम ऐसे आइटम है जिसमें फैट नहीं जाता बेकरी के आइटम में। तो हाँ, नहीं, वो सिर्फ ब्रेड में रहता है, लेकिन उसमें भी फैट का थोड़ा मीडियम डालना पड़ता है। तो अभी हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, जो सबका फेवरेट रहेगा इधर, बॉइलिंग। किसको बॉइल्ड फूड पसंद है? बॉइल्ड फूड किसको पसंद है? आपको बॉइल्ड फूड पसंद है? ओके, अच्छा, अब बॉइलिंग के क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई बताएगा? मेथड्स ऑफ बॉइलिंग, टाइप्स ऑफ बॉइलिंग। स्टीम, ओके। बॉइल्ड वेजिटेबल एंड सूप। नहीं, मेथड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉइलिंग, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ बेकिंग बताया था। बॉइल्ड वेजिटेबल करके काफी तरीके इसमें, मतलब हम लोग गार्निशिंग कर सकते हैं। हाँ मैडम, लेकिन मैं टाइप्स ऑफ बॉइलिंग पूछ रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना, वो उसको प्लेन बॉइलिंग बोलते हैं। जैसे इन्होंने स्टीमिंग बोला, स्टीम है, कुकर में बॉईल कर सकते हैं। हाँ, तो उसको प्रेशर कुकिंग बोलते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ बॉइलिंग है। डबल बॉइलिंग, हाँ, डबल बॉयलर स्टीमर में भी आ सकता है। और हाँ, वो बॉइलिंग आ गया, रेगुलर बॉइलिंग। स्टीम देके। हाँ,
और क्या हो सकता है? ब्लांचिंग सुना है किसी ने? ओके, कैसे करते हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये साइड से कोई आंसर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये साइड से आ रहा है। नहीं, लाइट लाइट तो दोनों तरफ से सेम है ना। तो थोड़ा आपको सबको रिक्वेस्ट है, थोड़ा अगर इंटरेक्टिव करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा ये सेमिनार करने में। तो ऐसे हो जाएगा कि मैं कोई प्रोफेसर की तरह लेक्चर दे रहा हूँ और सब लोग बोर होके बैठ रहे हैं। तो हाँ, ब्रांचिंग का इसमें ना एक्चुअली ब्रांचिंग हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ना, उसके लिए ब्रांचिंग इज द बेस्ट मेथड। क्योंकि ब्रांचिंग में हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में एकदम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, जो भी डालना है हमको एकदम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, उबलते हुए पानी में, और तुरंत उसको एक बार बॉईल हो गया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम कच्चे खाते हैं तो भी कुछ वो नहीं है, लेकिन एकदम भी कच्चा नहीं खाने का। उसको गर्म पानी, उबलते हुए पानी में 20 से 25 सेकंड रख के उसको आइस कोल्ड वाटर में ट्रांसफर करने। आइस कोल्ड वाटर में ट्रांसफर करने से क्या होता है, उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं, और कैसे मालूम पड़ता रहेगा वो न्यूट्रिएंट्स कैसे रिटेन हो गए, कोई बता सकेगा मुझे? राइट, अगर कलर डिफरेंस हो गया तो उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे निकल गए। तो आप एक ये तो लिख लीजिए, एक कुकिंग टिप कि आप जो भी करते हैं ना, जो भी भाजी बनाते हैं, उसके पहले आप ब्लांच करके ले लो उसको, उसके बाद उसको आप जो भी मतलब आपको अगर मतलब कोई भी प्लेन बॉइल्ड पालक या प्लेन बॉइल्ड मेथी तो कोई खाएगा नहीं, तो उसके अगर ऊपर आपको कुछ करना है तो उसको वापस उसको पकाना नहीं है। उसमें जो भी हम लोग तड़का लगाते हैं, कांदा लहसुन जो भी है, वो मसाला वसाला डाल के उसके ऊपर से डालने का, उसको मिक्स करके उसको खा सकते हैं। मतलब आपको न्यूट्रिशन भी हो जाएगा और इंडियन खाने के हिसाब से वो टेस्टी भी हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट है सिमरिंग। किसी ने सुना है सिमरिंग क्या हो सकता है? कोई अंदाजा लगा सकता है? Slow cooking. हाँ? Like slow cooking, like if you're boiling something, you have to boil it, or if you're cooking something, you have to keep it for a long time. Yes, exactly. That is simmering. And for simmering, basically it is done for patients. Yeah. जैसे हाई हीट पे एक बार उसको बॉयल रखे, उसको एकदम स्लो टेम्परेचर पे, तो जो हम लोग स्टूज बनाते हैं ना, स्टूज जो साउथ इंडियन या कॉन्टिनेंटल स्टाइल स्टूज बनाते हैं, तो सिमरिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर मेकिंग स्टूज। नेक्स्ट है प्रेशर कुकिंग, तो हम लोग का ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, बट प्रेशर कुकिंग में के साइड इफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, ड्रॉबैक्स क्या है तो बता सकते हैं? जैसे हम लोग डायरेक्ट पकाएंगे और प्रेशर कुकर में पकाएंगे, तो उसमें फ़र्क क्या है दोनों में? एग्जैक्टली। और उसका एक एडवांटेज है कि आपका गैस बच जाता है। जैसे घंटा ला के बनाना है, चलो प्रेशर कुकर में डाल दो, बना दो, लेकिन हम आप लोग गैस भी बचा सकते हैं बिना ढक्कन लगा के स्लो हीट में। लोगों को वो मिसकंसेप्शन है कि गैस पास किया तो जल्दी नहीं, वो उसका मतलब वो ओवन दिया जैसा नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर कम, वो जो हीट प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर उल्टा आप ज़्यादा फास्ट रखोगे तो एक नुकसान होगा कि नीचे से जल जाएगा, और गैस स्लो करोगे, ऊपर से ढक्कन लगाओगे, आधे घंटे तक देखो उसको कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ब्रेजिंग। अभी ब्रेजिंग के बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ब्रेजिंग ये फ्राइंग के साथ रिलेटेड है, तो ब्रेजिंग के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है पोचिंग। वेजिटेरियन ज़्यादा है, अच्छा अंडा खाने वाले तो रहेंगे वेजिटेरियन में। ओके, पोस्ट एग सुना है किसी ने? हाँ, पोस्ट एग या ब्रेक द एग इन द
water when it is around 85 to 90 degrees Celsius. That should not be boiling. It should be on a medium flame. उसके ऊपर you cook it for around 1 to 1.5 minutes, and that's it is done. So that is one of the method. और पोचिंग आप लोग वेजिटेबल्स के लिए भी कर सकते हैं, फिश के लिए भी कर सकते हैं. सो हम लोग रिवाइज करेंगे अभी. हम लोग अभी मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉइलिंग हम लोग रिवाइज करेंगे. कोई बताएगा? आप लोग वापस. नहीं, यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रहा है. यहाँ से कोई बताएगा? मैडम आप लोग पॉइंट करो. मैडम आप पॉइंट करो. किसी के भी हाथ में दे दो मैडम. भाई प्रेशर कुकर सबसे इजी. और हाँ, स्टीम. ओके. और अच्छा, आपके बाजू वाले मैडम को पूछिए और क्या. चलो इंटरेक्टिव होना चाहिए. मजा आएगा. बेकिंग है. नहीं, बॉइलिंग. बेकिंग तो अलग हो गया. हाँ, ब्रांचिंग हो गया. ओके, माइक पास ऑन कीजिए आप. ओके, ठीक है. मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर आप लोग बताइए मुझे. बॉइलिंग, ब्रेजिंग, ब्लांचिंग, स्टीमिंग, सिमरिंग, प्रेशर कुकिंग एंड पोचिंग. ब्रेजिंग हम लोग बाद में बात करेंगे. 6 तो है. कोई बता सकते हैं 6 के 6? वही तो है. मैडम पॉइंट आउट कीजिए आप. बॉइलिंग ओनली. हाँ, ओके. सिमरिंग में जैसे कोई भी चीज़ आप एकदम बॉयल करते हो, उसके बाद उसका गैस कम करके उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको काफ़ी देर तक पकाते हैं. जैसे चना हो गया. चना पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद ढक्कन लगाते हैं. और वैसे तो हम लोग नॉर्मली घर पे प्रेशर कुकर में ही बॉईल करते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट ओरिजिनल तरीका है वो सिमरिंग के थ्रू ही होता है. हाँ, वही एग्जाम्पल दे रहा था मैं. उसको भी नहीं ऐसा कुछ. आप अगर रात भर उसको अच्छी तरह से भिगा के रखेंगे तो वो हट पक जाता है. टाइम सेव होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट लॉस होता है. बेनिफिट ऐसा है कि उसमें न्यूट्रिएंट लॉस होता है अगर आप प्रेशर कुकर करते हैं. और जब भी आप लोग डायरेक्ट बॉयल करते हैं तो न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होते. इसकी वजह से उसका टेस्ट भी रहता है, उसका कलर भी सेम रहता है. अगर प्रेशर कुकर करेंगे और बॉयल करेंगे, आप उसका कलर में डिफरेंस देखिए. ब्लैक नहीं, पूरा वाइट हो जाता है. और आप जैसे वो चना जैसे आपने बॉयल किया था, भिगाया था, जो जैसे कच्चा था उसी कलर का वो रहेगा अगर आपने उसको डायरेक्ट बॉयल किया. और डिपेंड्स, वो उसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अगर आप लेंगे तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा एकदम. पहले आपको उसको बॉइलिंग के लिए चलाना है. एक बार बॉयल आ गया उसको ढक्कन लगा के लो गैस पे रखिए. आप बाकी का काम आराम से कीजिए. हाँ, रात को उसको भिगाना पड़ता है पहले. हाँ, कहीं पे भी चने को तो भिगाना ही पड़ता है पहले. लेकिन कुकर और इसमें मैं आपको एक फ़र्क बता रहा हूँ. और आप ट्राई करके देखिए डायरेक्ट गैस पे और कुकर पे. और अगर आप स्लो पे करते हो ना तो आपका गैस का बचत बहुत होता है. कि स्लो फ्लेम पे बहुत बचत होता है. तो 1 घंटा भी रखेंगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं है गैस के यूज से. अभी हमारे 3 मेथड हो गए बराबर. बेकिंग, रोस्टिंग और बॉइलिंग. तो इसमें से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन सा है? न्यूट्रिशियस
अभी नेक्स्ट आप लोग सबका फेवरेट फ्राइंग। तो फ्राइंग में अभी आप लोग मुझे बताइए, फ्राइंग में क्या टाइप्स ऑफ फ्राइंग क्या हो सकते हैं? फ्राई, शैलो फ्राई और आप लोग को चाइनीज के यहाँ पे खाते हैं जो बाहर वो वैसे कुछ बड़ा कढ़ाई रहता है, वो लेके खड़ा रहता है और खाते रहता है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? राइस नूडल्स, क्या चाउमीन, चॉपस्टिक, चाव चाव। हाँ, चाव चाव भी एक डिश है चाइनीज में। तो उसको क्या बोलते हैं? टॉसिंग नहीं, टॉसिंग तो एक्चुअली टॉसिंग एक हाँ I said tossing. हाँ, टॉसिंग इज जस्ट जनरल वर्ड एज यूज, इट इज नॉट अ मेथड। लाइक हम लोग जो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं ना कुकिंग में, तो टॉसिंग कभी मतलब होता नहीं है। और टॉसिंग एक्चुअली हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं यूज़ करते। आप जो टॉसिंग बोल रहे हैं ना, उसको एक्चुअली स्टर फ्राइंग बोलते हैं। जो चाइनीज़ में करते हैं ना, वो आवाज़ का उनका खाना कम रहता है, आवाज़ ज़्यादा रहता है। फिर नेक्स्ट पैन फ्राइंग। पैन फ्राइंग मतलब जो मैं आपको भी बताऊंगा, इसमें जो करते हैं ना, विथ वेरी लेस यूज ऑफ ऑयल एंड ऑल्दो इट इज फ्राइड, इट इज न्यूट्रिशियस। और एक है सॉटेइंग, जो आप अभी टॉसिंग बोल रहे थे ना, तो उसको हम लोग सॉटेइंग से भी रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा हाँ ठीक है। क्या? तो सॉटेइंग मतलब कैसे हम लोग जैसे घर पे कोई भी खाना बनाते हैं तो पहले जीरे का तड़का देते हैं, फिर प्याज डालते हैं, फिर लहसुन डालते हैं, जो भी डालते हैं। तो जो हम लोग तेल में पहले जो उसको फ्राई करके लेते हैं, उसको हम लोग सॉटेइंग बोलते हैं। तो अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन सा होना चाहिए, डीप फ्राई कि शैलो फ्राई? शैलो फ्राई। सब कह रहे हैं शैलो फ्राई। अगर मैं कहूँ ये गलत है, तो मैं इसको प्रूव भी करके बता रहा हूँ। देखो, डीप फ्राई में भले ही ऑयल ज़्यादा है, लेकिन आप निकालने के बाद वो ऑयल पूरा स्ट्रेन कर देते हैं। तो कभी कभी खाने में वो ऑयल आता भी नहीं है। अगर आप उसको टिश्यू पेपर या उसको मेनली टिश्यू पेपर के ऊपर निकालते हैं, तो उसमें से ऑयल पूरा निकल जाता है। और आप जब भी शैलो फ्राई करते हैं, तभी जैसे कुछ भी ले लिया आपने, जैसे रगड़ा पेटिस खाते हैं आप, तो वो पूरा इतना बड़ा तवा रहता है और बीच में ऐसा पूरा कढ़ाई जैसा रहता है, साइड में पैटिस रहता है, पूरा तेल डालता है। तो आप कभी भी देखो, वो पैटिस जब भी अपने थाली में निकालता है, तो पूरा ऑयल भी आ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया? वो शैलो फ्राई करके निकालता है वो। तो अभी कौन सा ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गया? डीप फ्राई। तो इसमें हाँ, फ्राइंग सबसे ज़्यादा टेस्टी है। कि जितने भी मेथड्स है, उसमें फ्राइंग सबसे ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन ये जो डीप फ्राइंग है, वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। और ये पैन फ्राइंग भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो नॉन स्टिक है, उसमें एकदम कम ऑयल का यूज़ होता है, एकदम कम। फिर और एक मेथड ऑफ कुकिंग है जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया है इसमें, लेकिन वो एक्चुअली है, लेकिन मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ। तो क्या हो सकता है? माइक्रोवेव कुकिंग। लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट रिकमेंड, मतलब मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता कि माइक्रोवेव में खाना। क्योंकि जो नेचुरली हम लोग जो गैस पे खाना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग घर पे आते हैं, कल का बचा हुआ कुछ रहता है, तो सीधा माइक्रोवेव में डाल के या तो
सीधा खाने का थाली डालते थे, तो उसमें जो माइक्रोवेव में जो रेडियो एक्टिव वेव रहते हैं उससे वो हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए माइक्रोवेव कुकिंग आज के ट्रेंड में एक मेथड ऑफ कुकिंग है, लेकिन मैं खुद मतलब मैं अभी मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन मैं घर पे भी कभी माइक्रोवेव आज तक यूज़ नहीं किया ना। मैं कभी जॉब करता था, मैं रिसेंटली मैं फरियाद होटल मुंबई के मैं एग्जीक्यूटिव शेफ था, लेकिन मैंने जब से मैं ज्वाइन हुआ तब से मैंने जो अपने किचन का माइक्रोवेव था वो मैंने अपने जीएम के केबिन में जाके रख दिया। तो आपका चाय पी कॉफ़ी आता है वो आप गर्म करो, मैंने कस्टमर के लिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि माइक्रोवेव मैं कभी रिकमेंड नहीं करता किसी को, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो हम लोग अभी सारे मेथड ऑफ कुकिंग वापस रिवाइज करेंगे। मैडम माइक पास, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि मैंने जो बोला वो मतलब कुछ तो मुझे जाने से पहले कुछ तो लगना चाहिए कि मैं कुछ तो नॉलेज लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल के यहाँ से जा रहा हूँ। तो डोंट माइंड अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ मैडम, मतलब मैंने जो मैसेज बताया। बॉइलिंग, स्टीमिंग, स्टीमरी, आप पास ऑन कीजिए भाई, आप पास ऑन कीजिए, एक कुछ बोल के पास ऑन। फ्राइंग, नहीं फ्राइंग में ओके, पीछे भी क्या बॉइलिंग, बॉइलिंग तो हो गया। चलो एक काम करते हैं, बंद है बंद है बंद है, ये बंद है बंद है, अरे बंद है सर, कैमरा चालू है वो कैमरे की वजह इसका रेस होगा। हाँ अटकाया ना अभी, दूर हो गया फिर भी नाही ह्याचं रेंजमुळे याच्यामुळे असेल रेंजमुळे बंद कर. हेलो हेलो स्टीमिंग, नहीं फ्राई एक कुछ बोल के आपको बात करें, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं, अगर रिपीट हो तो आउट। एक गेम खेलते, चलो रिपीट किया तो मेथड तो आउट। स्टीमरी, ओके रेसिंग भी बोला था आपने। नहीं आउट आउट, ये पूछने का नहीं, बोलने का और माइक पास करने का, मैं डिसाइड करूँ आउट की ना आउट। डीप फ्राई, शैलो फ्राई, आपने दो बोल दिए, आपको दो रन। ब्लैंचिंग, बेकिंग, शैलो फ्राई, आउट। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज जरा प्रैक्टिकल बताएं। सॉरी, प्रैक्टिकल हाँ बताएंगे ना, बताएंगे। त्याला घाई झाली आता जायची. सॉरी, हाँ अभी नेक्स्ट मैं साइंस ऑफ कुकिंग के बारे में बात करूँगा। जैसे मैंने अभी बताया था, जो भी है मतलब जो भी जो मेथड ऑफ कुकिंग मैंने आपको बोला, उसमें हमारे 5 जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स थे जो हमने स्कूल में सीखे, स्कूल कॉलेज में सीखे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे लिए एसेंशियल है बॉडी बिल्डिंग और मतलब डेली बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो आप लोग को मतलब ये जो मेथड है इसमें से आपको कौन से मेथड यूज करके ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है वो बचाने हैं फूड में, वो सब आपको सोचना है। अभी नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। इसके कुछ पॉइंट है, तो अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप डे टू डे कुकिंग करते हैं ना उसके लिए।
कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम डेंजर जोन। अभी डेंजर जोन मतलब टेम्परेचर एक टेम्परेचर जोन है 16 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, जहाँ पे खाने के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो बैक्टीरिया जो हानिकारक, जो खाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो मतलब जो खाना हम लोग एडिबल नहीं, जो हम लोग खा नहीं सकते, उसको हम लोग डेंजर जोन बोलते हैं। और उसमें बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। तो पहला पॉइंट है हायजीनचं keep the food away from danger zone. हायजीनचे काय माहिती 16 to 60 इंटरेस्ट हां डिग्री सेल्सियस ये तो काय टेम्परेचर म्हणतो का जोन माहिती है। एक बाई बोलली मतलब जैसे एक शॉर्ट में बताता हूँ मैं, जो बैक्टीरिया रहता है बाकीच्या जो अडवायच्या खाने काय को करतात ते खराब करता है, बघ वो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका ये टेम्परेचर जोन में 16 to 64 के टेम्परेचर जोन में 16 to 64। सगळं आहे ना ते इम्पॉर्टंट आहे ॲक्च्युली प्रत्येक किचनच्या बाईला पण आता कोण आहे ते वो एक्चुअली उसके लिए लेकिन उसमें मतलब मैं आपको एक इसका साइंस बता रहा हूँ, वो आपको इतना नहीं सोचना है। जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना खाना, वो 16 के नीचे अपने आप चला जाता है, और जैसे खाने को वो बॉइलिंग आता है ना, जैसे वो बबल्स आने लगा चालू हो जाता है, तो वो डेंजर जोन के बाहर निकल जाता है। मतलब मैं एक से नॉलेज दे रखी है, टेम्परेचर जोन है। और जैसे हम लोग 16 के नीचे आते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके अंदर वो ग्रो होना बंद हो जाता है, और 64 के ऊपर वो पूरे मतलब वो बैक्टीरिया मरना चालू हो गया, 100 के ऊपर पूरा बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग LIFO। LIFO फॉलोइंग FIFO। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉलोइंग FIFO सिस्टम एक सिस्टम रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब आप फ्रिज में पहले जो रखते हैं वही पहले आपको निकालना है, मतलब बाद में रख के पहले निकालना है, ऐसा नहीं करना है। वो एक है। फिर बाद में यूजिंग ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल, मतलब कैसा जो मतलब हमको तो पता चलता है कि फ्रेश कौन सा है, और वो हम लोग सब्जी वाले के पास भी जाते हैं तो हमको पता चलता है। तो आया घर पे सीधा पका दिया, तो फ्रिज में रखा, तो फिर वो 2 दिन के बाद में किया, तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा वो न्यूट्रिएंट लॉस होना चालू हो जाता है। फिर रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड तक वो तो रेगुलर है। फिर नेक्स्ट है हमारा फूड हाइजीन, जिसमें मैं पॉइंट आपको बताऊंगा। पर्सनल हाइजीन टू बी फॉलोड एवरी डे, वर्क सरफेस टू बी क्लीन। हम लोग खाना बनाने से पहले सब बराबर साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं कोई बताएगा? नहीं, खाना है ये नहीं, वो वर्क सरफेस बनाने से पहले। ओके। फिर नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ रॉ मटेरियल बिफोर यूज। फिर सीविंग ऑफ फ्लावर, मतलब जो मैदा रहता है, मैदा या आटा हम लोग छानते रहते हैं उसको बराबर यूज करने से पहले। तो क्यों छानते हैं, कोई बता सकता है मुझे रीजन? हाँ हाँ, कीड़ा निकलता है वो तो है, जो पत्थर रहता है वो निकलता है, और एक रीजन क्या हो सकता है उसका? हाँ वो तो है ही, लेकिन उसमें एक एरेशन होता है। एरेशन मतलब क्या, तो जब भी वो छानते हैं ना तब, तो उसके साथ में वो हवा भी उसके साथ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जो रोटी का आटा बनाते हो या बाद में लास्ट में रोटी बनाते हो, वो रोटी सॉफ्ट निकलती है, उसमें सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट निकलती है, मतलब उसमें हवा बचते हैं हम लोग जब भी उसको छानते हैं ना आटे को, और उसको सीविंग बोलते हैं, जिसमें उसमें हवा बचती है, तो जिसकी वजह से वो रोटी पूरी सॉफ्ट हो जाती है। पेन मागते मी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो मतलब हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। तू जाऊन लिही ना, तू जाऊन प्रत्येकाला अरे नाही समज करायचं सगळ्यांनी आपापल्या लिहायचं. अरे ते वाकडं तिकडं काही लिहितील तर मग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोणाच्या उसकी वजह से उल्टा वो आपकी जो रोटी है ना वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तू जा ना
आहे सगळ्यांची माझं अक्षर तसंच आहे, बोललो नव्हते. तब काय वो देखो गेहूं के आटे को छानने के लिए एक अलग छन्नी रहता है तेव्हा ते और जो सबसे बारीक रहता है वो नहीं लेने का गेहूं के आटे के, वो थोड़ा क्योंकि गेहूं का आटा थोड़ा मोटा रहता है, मैदा थोड़ा पतला रहता है, तो मैदे का छन्नी अलग रहता है, इसका छन्नी अलग रहता है। तो उससे अगर आप छानोगे ना तो वो जो आप बोल रहे फाइबर निकल जाते हैं, वो सब फाइबर नहीं निकलेंगे उससे छानने। फिर नेक्स्ट है proper cleaning of utensils in which food is prepared and served by following correct cleaning procedure। जैसे हमने हमारे होटल में है ना, हम लोग एक 3 सिंक मेथड रहता है। ये जो क्लीनिंग प्रोसीजर में बता रहा हूँ, जो 3 सिंक मेथड रहता है, इसमें पहले हम लोग वो यूटेंसिल को पहले गर्म पानी से खाली गर्म पानी से धोते सिर्फ हाथ से, उसके बाद साबुन लगा के उसके अच्छे तरह से घसते, उसके बाद 2 बार उसको पानी में से निकालते हैं, जिससे गर्म पानी की वजह से वो पूरा बैक्टीरिया निकल जाता है और यूटेंसिल अच्छी तरह से साफ हो जाता है। फिर अवॉइडिंग ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? क्रॉस कंटामिनेशन तो जैसे कभी कभी हम लोग जैसे नहीं हाँ सॉरी क्रॉस कंटामिनेशन, जैसे हम लोग समझो हम लोग आटा गूंद रहे हैं, तो उसी हाथ से हम लोग ने कभी कभी क्या होता है, उसी हाथ से हम लोग दूसरा कुछ करने जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। मैं खुद करता था पहले, तो उसको हम लोग क्रॉस कंटामिनेशन करते हैं, तो उसको हम लोग को अवॉइड करना है। तो अभी ये जो है, तो अभी मैंने फूड हाइजीन और फूड साइंस के ऊपर बोला, तो इसके ऊपर आप लोग में से किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। अभी तक मैंने जो बोला है उसके ऊपर अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। कुकर जो है वो फास्ट है, और मैं ये नहीं बोला कि कुकर में कुकिंग मतलब बुरा है या कुछ वो है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि उसमें न्यूट्रिएंट लॉस होता है। हाँ। नहीं देखिए, अगर डिपेंड करता है, जैसे दाल है तो आपको कहीं ना कहीं आपको टाइम सेव ही करना है, क्योंकि आप पूरा टाइम तो आपको कुकिंग नहीं करने वाले हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आप दाल उसमें जो कुकर में बनेंगे ठीक है, लेकिन आलू तो जल्दी पकता है। अगर आप डायरेक्टली उसको पकाएंगे, आलू और मटर तो जल्दी पक सकते हैं, तो उसको आप डायरेक्ट पका सकते हैं। जो चीज को ज्यादा टाइम लगता है उसको आप कुकर में बना सकते हैं। हाँ, जो डायरेक्टली जल्दी बन सकती है ना, उसको कुकर में नहीं बनाना। अगर आप दाल भी डायरेक्ट बनाएंगे तो भी वो मतलब वो कुकर में कुकिंग से बेटर है। अगर मैं कहूंगा कि कुकर में नहीं करना है तो सारे कुकर के कंपनी मुझे आके मारेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं खुद भी कुकर यूज करता हूँ कभी, मतलब मेरा खुद का केटरिंग का भी बिजनेस है, तो कभी कभी मुझे यूज करना पड़ता है कुकर, क्योंकि कभी कभी टाइम कम रहता है और कस्टमर को पहले डिलीवरी रहता है। Yeah, that is the easiest way and the fastest way, but you get nutrient loss in that, and taste का उसमें थोड़ा आपको फर्क तो मालूम पड़ेगा, अगर आप कुकर में करेंगे और उसमें तो टेस्ट में फर्क आता है। अभी प्रैक्टिकल डेमो पे प्रोसेस करने से पहले मैं आपका एक 10 मिनट टाइम ले सकता हूँ? मैडम एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिकल डेमो को प्रोसीड करने से पहले मैं एक 10 मिनट टाइम लेके आपको मेरे कोर्सेज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दूँ, 10 मिनट ठीक है? ठीक है मैडम? आप हाँ मैडम, तो अभी मैं अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला कोर्स है द आर्ट ऑफ कुकिंग विद चाइनीज वॉक, वो है चाइनीज कुकिंग। इसमें मैं जो सिखाता हूँ वो है एक सूप, एक स्टार्टर, 2 मेन कोर्स
एक राइस प्रिपरेशन और एक नूडल्स प्रिपरेशन। और मैंने चावल के साथ बात किया है, तो हम जो भी कोर्सेज यहाँ पे करेंगे तो उनके घर पे करेंगे, मतलब वो मेरी यहाँ पे वो मेरी पार्टनर है, हाँ क्लासेज हम उनके पास करेंगे। और इसमें मेरा जो एप्लीकेशन है वो महाराष्ट्र बिजनेस ट्रेनिंग बोर्ड के साथ है, तो मैं उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको फ्यूचर में अगर समझो आपको फूड बिजनेस करना है या कुछ भी फूड रिलेटेड करना है तो आपको वो सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा। और इसके साथ मैं चाइनीज कुकिंग के बारे में थियरी लेक्चर दूंगा, 10 चाइनीज अलग से रेसिपीज दूंगा, और आपको चाइनीज प्री जो मिजन का बोला था प्री प्रिपरेशन, जो खाना बनाने से पहले कैसे करना है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और ये 1 डे का कोर्स है, मतलब बिटवीन 2 to 6, और ये है तो फीस है 1000 रुपीज। और अगर आपने आज मेरा सेमिनार अटेंड किया है तो आपको मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ उसके। फिर मेरा नेक्स्ट जो है वो मोगलाई है, मोगलाई। इसमें मैं बताता हूँ, एक सूप, एक स्टार्टर, 2 मेन कोर्स, एक राइस प्रिपरेशन और एक दाल प्रिपरेशन। इसमें भी मैं आपको मोगलाई क्विजीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, एक अलग से फ्री प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, जिसमें हाउ टू चॉप वेजिटेबल्स फाइन, जो फाइन चॉपिंग करते हैं ना, जो कांदा लहसुन जो भी है तो फाइन कैसे चॉप करते हैं वो बताऊंगा। और इसका भी कोर्स फी 1000 रुपीज है, लेकिन आपको आज के लिए मैं डिस्काउंट दूंगा 10% का। नेक्स्ट है इटालियन फिएस्टा, जिसमें मैं बताऊंगा एक सूप, एक पिज्जा सॉस, 2 अलग अलग पास्ता के वैरायटीज, 3 अलग अलग पास्ता के सॉसेस, और रिसोटो राइस जो इटालियन राइस है। और ये सब मैं जो बताऊंगा वो जो ऑथेंटिक जो हम लोग होटल्स में बनाते हैं, जो होटल्स के किचन में बनाते हैं इटालियन स्टाइल में, वो इसकी कोर्स फीस है 1200 रुपीज। फिर कबाब, जिसमें से मैं एक कबाब आज आपको डेमो में बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको 7 अलग अलग कबाब के ये बताऊंगा वैरायटीज। साथ में मैं बताऊंगा आप लोग जो कटिंग है, कटिंग चॉपिंग जो भी बेसिक प्रिपरेशन है, उसमें आप आपका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं आपको नॉलेज दूंगा कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कबाब, जो कबाब के बारे में, कबाब का कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे अलग अलग टाइप के कबाब है वो सबके ऊपर, और 10 अलग अलग कबाब के रेसिपीज भी दूंगा। फिर मेरा बेकरी का जो वर्कशॉप है वो मैं अपने ऑफिस में करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ओवन है। ये है बेकिंग एज अ रियल फन। इसमें मैं बताता हूँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज, 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ केक्स and 1 केक आइसिंग। और इसका फीस है 2000। दिस इज अ 2-day वर्कशॉप। और अगर आपको कुकिंग में मास्टरी करनी है, आपको कुकिंग में कुछ मतलब जैसे आप देख रहे हैं ये मास्टर शेफ वाला सब प्रोग्राम है, तो इसमें कितने सारे लेडीज है जो मतलब जो अच्छा क्या बोलते हैं मेडल जीतती है, जो प्राइजेस जीतती है। तो अगर उसमें आपको मास्टरी करना है तो उसके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज है, दोनों कुकिंग और बेकरी में। तो उसमें मैं बताता हूँ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कुकिंग साइंस, रीजनल क्विजीन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये प्रैक्टिकल भी रहता है और ये थियरी भी रहता है। तो रीजनल क्विजीन फ्रॉम इंडिया, अलग अलग क्विजीन के बारे में मैं जानकारी देता हूँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी पूरे इंडिया से। फिर रेसिपी कॉस्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट्स, दोनों इंडियन एंड इंटरनेशनल। फिर सूप्स, सॉसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, सैलड्स एंड सैलड ड्रेसिंग्स, फ्यूजन क्विजीन, स्टोरेज एंड हाइजीन, सेल्फ प्रैक्टिकल, मतलब इसमें आपको भी बनाने को चांस मिलता है, आपको भी खुद को, मतलब हम लोग एनालाइज करते हैं कि आपने कितना सीखा है, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जाम से लेते हैं। और सेम में बेकरी का भी लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट कोर्स है हम लोग का। जो कुकरी का कोर्स है उसका ड्यूरेशन है
उसका ड्यूरेशन है 3 मंथ्स और बेकरी का कोर्स है उसका ड्यूरेशन है 4 मंथ्स, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बेकरी, बेकिंग साइंस, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज, रेसिपी कॉस्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कपकेक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केक आइसिंग्स विद डेकोरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसिंग्स, फिर बेक्ड इंटरनेशनल कुकिंग प्रोडक्ट्स, जो कुकिंग में प्रोडक्ट्स है ना इंटरनेशनल, वो उसमें बेक प्रोडक्ट बताता हूँ मैं, फिर फ्यूजन बेकिंग, ओके ठीक है, फिर सेल्फ प्रैक्टिकल प्रिपरेशन और थियरी एग्जाम इसमें भी देते हैं। तो हम लोग डेमो की तरफ बढ़ते हैं।